अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तरास फेस एकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं और बारी है चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 के दो पार्ट्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। पहले पार्ट था एडिशन ऑफ फैक्टर्स का, दूसरा पार्ट था डॉट प्रोडक्ट का, और आज हम कवर करने वाले हैं उसका तीसरा पार्ट, जिसमें हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। वेक्टर प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर जो आता है वो भी एक वेक्टर ही होता है, जो कि उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो थोड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं अगर कंपेयर किया जाए डॉट प्रोडक्ट या एडिशन ऑफ वेक्टर से। तो एक एक करके तमाम न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें दो वेक्टर्स गिवन है। एक है वेक्टर ए जो कि है 2i माइनस 3j माइनस के, और दूसरा है वेक्टर बी जो कि है i प्लस 4j माइनस 2k। और हमारे पास तीन पार्ट्स हैं इसके। ए क्रॉस बी फाइन करना है, बी क्रॉस ए फाइन करना है, और a प्लस बी और उसका क्रॉस लेना है a माइनस बी के साथ। तो देख लेते हैं a क्रॉस बी किस तरह से फाइन किया जाता है। देखो, पहले जो रॉ है उसके अंदर तीनों यूनिट वेक्टर्स लिखे जाते हैं, यानी कि i लिखा जाएगा, यानी कि j लिखा जाएगा, यानी कि k लिखा जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि पहले कौन सा वेक्टर लिखा हुआ है। पहले वेक्टर लिखा हुआ है a, तो कोऑर्डिनेट्स a के आएंगे। a का i के साथ कोऑर्डिनेट है 2, तो वो आ गया 2। इसी तरीके से -3, यहाँ पे भी आ गया -3, और यहाँ पे लिखा हुआ है k के साथ -1, तो इधर आ गया -1। फिर अगली रो में वो कोऑर्डिनेट्स आएंगे जो कि दूसरे वेक्टर के हैं, यानी कि हमारे इस सवाल के मुताबिक b के हैं। तो वो आ गया i के लिए आ गया 1, j के लिए आ गया 4, और k के लिए आ गया -2। फिर क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने का तरीकेकार ये है कि आप पहले i को सेलेक्ट कर लो और फिर i की रो और i का कॉलम छोड़ दो, तो जो बचा उसे लिख दो। क्या बचा, -3, -1, 4 और -2, तो वो यहाँ पे लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सेलेक्ट करेंगे j को। जब हम j को सेलेक्ट करेंगे तो j की रो और j का कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, -1 बचेगा, 1 बचेगा और -2, तो उसको हमने लिख दिया। और फिर जब हम k को सेलेक्ट करेंगे तो k की रो और k का कॉलम छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, फिर हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा, -3 बचेगा, 1 बचेगा और 4, तो वो लिख देंगे। और हाँ, इसके लिखने के दौरान ये देखना है कि जो i j k के साइंस हैं वो अल्टरनेट होने चाहिए, यानी कि i के साथ पॉजिटिव है तो j के साथ है नेगेटिव, और फिर k के साथ आ गया पॉजिटिव। फिर एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंशन आसान है। सबसे पहले ये जो वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई कराते हैं हम इस वैल्यू के साथ, यानी कि -3 मल्टीप्लाई होगा -2 से, फिर दरमियान में माइनस का साइन आता है जो कि फॉर्मूला है, और उसके बाद 4 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो -1 मल्टीप्लाई 4। फिर उसी तरह से j को सेलेक्ट किया तो 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से, और 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, और दरमियान में साइन आएगा माइनस का। और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 से, 1 मल्टीप्लाई हुआ -3 से, और दरमियान में माइनस का साइन आया। सॉल्व किया तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ार 6, और ये भी हो गया प्लस का 4, फिर आ गया माइनस का j, और 2 2 ज़ार 4, माइनस का 4, और ये आ गया 1 1 ज़ार 1, और माइनस माइनस प्लस 1, और यहाँ पर आ गया 2 4 ज़ार 8, और माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3, तो 8 प्लस 3 हो गया 11 k। इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया तो -4 + 1 होता है -3, लेकिन इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर वो हो जाएगा प्लस का 3j, और 6 + 4 बराबर हो जाएगा 10i के। तो a क्रॉस b बराबर आ जाएगा 10i + 3j + 11k। इसके बाद हमारे पास आ रहा है दूसरा सवाल जो कि है b क्रॉस a। तो फ़र्क क्या आएगा, पहले में तो वही लिखा जाता है i j k। फिर हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कौन सा वेक्टर पहले लिखा हुआ है। तो b का कोऑर्डिनेट i का 1 था, j का 4 था, और k का -2 था, तो उसको पहले लिखा, और फिर हमने a के कोऑर्डिनेट्स लिखे, यानी कि 2, -3 और -1। फिर i को सेलेक्ट किया तो i का रो और i का कॉलम हमने छोड़ दिया, तो जो बचा उसको नोट कर लिया, यानी कि 4, -2, -3 और -1। फिर ऑल्टरनेट साइन के साथ j की रो और j का कॉलम छोड़ा तो बचा 1 2, -2 और 1, वो लिख दिया, और सिमिलरली k को सॉल्व किया। फिर इनको भी मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, यानी 4 1 ज़ार 4, प्लस माइनस माइनस, और ये मल्टीप्लाई होगा इससे 3 2 ज़ार 6, माइनस माइनस प्लस, और ये जो माइनस आ रहा है ये जो फॉर्मूले के दरमियान में आता है वो वाला माइनस है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक्सपेंशन कराया और k की में भी एक्सपेंशन करा दिया। तो फाइनली जो आंसर आया वो है -4 -6, यानी कि -10, और 4 -1 होता है प्लस का 3, बट इस माइनस की वजह से हो जाएगा माइनस का 3j, और -3 -8 ये हो जाएगा माइनस का 11k।
तो ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का आंसर सेम है, सिर्फ फर्क है साइन का। सी पार्ट में क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी और उसका क्रॉस लेना है ए माइनस बी के साथ। तो सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा। 2 + 1 3i, -3 + 4 ये हो गया प्लस का जे, और माइनस के -2 के माइनस का 3 के। और अब फाइंड कर लेते हैं ए माइनस बी ये आ गया 2 - 1i, -3 -4 -7 और -1 और प्लस का 2 ये हो गया प्लस का 1। फाइनली अब हमें इन दोनों का क्रॉस फाइंड करना पड़ेगा। जो वेक्टर पहले लिखा होता है उसके कोऑर्डिनेट्स पहले आते हैं। ए प्लस बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 है और प्लस का 1 है और माइनस का 3 है, वो आ गया। और फिर कोऑर्डिनेट्स आए हैं ए माइनस बी के, यानी कि आई के साथ है 1, जे के साथ है -7 और के साथ है 1, उसी तरह लिखा। और एक्सपेंशन, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होती है, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होती है और दरमियान में साइन आता है माइनस का। तो इसी तरीके से पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया -20i, -6j और माइनस का 22k। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें हमें यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर फाइंड करना है टू अ प्लेन, और प्लेन है जो कि कंसिस्ट करता है वेक्टर ए पर 2i - 6j - 3k, और दूसरा है वेक्टर बी 4i + 3j - k। तो कैसे फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, डेटा देख लो। वेक्टर ए, वेक्टर बी और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर को हमने कह दिया यूनिट वेक्टर एन। फाइनली सपोज कर लेते हैं पहले के जो वेक्टर सी है यही वो वेक्टर है जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है, जो कि ए क्रॉस बी के प्लेन पर है। और हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो वो बराबर आ जाएगा सी के, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ही फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या करो, सबसे पहले ये आ गया आई जे के तो आता ही है, फिर पहले लिखा हुआ था वेक्टर ए, तो ए के कोऑर्डिनेट्स यानी कि 2 यानी कि -6 यानी कि -3 इधर हमने पुट कर दिया। और फिर बात आ गई बी के कोऑर्डिनेट्स को पुट करने की, वो थे 4, 3 और -1। फिर सिमिलरली सॉल्व किया, -6 × 1 माइनस का 1, फिर हो गया प्लस का 6 और फिर 3 3 9। सिमिलरली ये भी सॉल्व होगा इसी तरह, और ये भी इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। हाँ, ऑल्टरनेट साइन सेलेक्ट करना जरूरी है, आई के साथ प्लस, जे के साथ माइनस और फिर के साथ प्लस। तो सॉल्व करके आ गया 6 + 9 15i, -2 + 12 -10 और 6 + 24 ये आ गया 30k। ये है वो वेक्टर जो इनके परपेंडिकुलर है। अब हमें इसी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका मैग्नीट्यूड। तो i के साथ था 15 और j के साथ था -10 और k के साथ था 30, इनका स्क्वायर यानी कि 225 + 100 + 900 1225 और इसका रूट होता है 35। अब वही जो मैंने बताया अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर बराबर होता है वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर सी आ गया 15i - 10j + 30k, और इसी तरीके से सी का जो मैग्नीट्यूड है वो 35 है, तो वो हमने रख दिया 35 और फिर डिवाइड करा दो एलसीएम ब्रेक करके, तीनों से एलसीएम ब्रेक किया तो 15 डिवाइड बाय 35, 10 डिवाइड बाय 35, 30 डिवाइड बाय 35, और फिर जब कैंसिल किया तो 5 3 = 15, 5 7 = 35, इसी तरीके से 2 5 = 10 और 2 7 = 35, और ये हो गया 2 6 = 30 और 2 7 = 35। तो आ गया 3/7i -2/7j + 6/7k। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट हम प्रूफ करने वाले हैं लॉ ऑफ साइंस फॉर प्लेन ट्राइंगल्स, और साइड है ए बी और सी, इन्हीं को यूज करेंगे। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है जो साइड की लेंथ है ए डिवाइड बाय साइन एंगल ए, वो बराबर होगा साइड की लेंथ बी डिवाइड बाय साइन एंगल बी, और वो बराबर होगा साइड की लेंथ सी डिवाइड बाय साइन एंगल सी। तो ये है एंगल ए, सामने वाली साइड वेक्टर ए, ये है एंगल सी, सामने वाली साइड वेक्टर सी, और ये है एंगल बी और सामने वाली साइड वेक्टर बी। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इसका काउंटर क्लॉकवाइज, ताकि वो जो इसका आंसर आ रहा हो क्रॉस प्रोडक्ट का वो आउट ऑफ द पेज आए, ठीक है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी अगर फाइंड करते हैं तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन 180 - सी। तो ये है हमारे पास एंगल सी, ठीक है, और पूरा जो एंगल होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं एंगल सी फाइंड करना चाहता हूँ जो कि ए और बी के दरमियान में बनेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें
180 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा सी को, ताकि हमें ये वाला एंगल मिल जाए, और वो एक्चुअली बराबर होगा सी के ही। लेकिन बस सारी बात ये है कि हमें क्योंकि उसको मेजर करना है काउंटर क्लॉकवाइज, तो हम इस वजह से यहाँ से मेजर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए बी साइन सी यूनिट वेक्टर एन। अब फाइंड करना है बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, और बी और सी के दरमियान में बनने वाला एंगल। अब फिर वही बात है, जो बी और सी के दरमियान में बनने वाला एंगल है वो ये वाला एंगल है, ठीक है ना, ये वाला एंगल। और ये कैसे मालूम किया जा सकता है? ये मालूम किया जा सकता है अगर मैं 180 डिग्री में से क्या माइनस कर दूं, अगर मैं 180 डिग्री में से माइनस कर दूं ए को, तो 180 में से भी अगर ए माइनस करते हैं तो प्रॉपर्टी यही है कि 180 माइनस ए खुद बराबर होता है ए के, तो वहाँ पे आ जाएगा साइन है। और सिमिलरली सी और ए के दरमियान का एंगल पता करना है, जैसे कि ये नज़र आ रहा है, वो भी इसी तरह से मालूम किया जाएगा कि जो टोटल एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो कितने डिग्रीज है, वो है 180 डिग्रीज। और अगर मैं उसमें से माइनस कर दूं ये वाला एंगल, जिसको हमने वेक्टर, जिसको हमने एंगल बी का नाम दिया है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं वो उस एंगल को जो ए और बी के दरमियान में बन रहा है फ्रॉम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी आ गया 180 माइनस बी, तो 180 माइनस बी भी बराबर होता है साइन बी के। तो ये जो तीन इक्वेशंस आई हैं इन्हीं को यूज़ करना है। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करें तो हाफ ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, हाफ बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं, या हाफ सी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं, यानी कि तीनों ही बराबर हैं। तो जो भी तीनों की वैल्यूज़ हमने निकाली थी उनको हमने इक्वेट करा, सामने रखा, फिर क्या किया, 1/2 से 1/2 और 1/2 हो गया कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई। अब इस पूरी वैल्यू को हम डिवाइड करा रहे हैं ए बी सी से, इसको भी ए बी सी से डिवाइड कराया, इसको भी ए बी सी से, इसको भी ए बी सी से। तो यहाँ पर जो ए और बी है वो ए और बी से कैंसिल, इसी तरीके से जो बी और सी है वो बी और सी से कैंसिल, और इसी तरीके से जो लिखा हुआ है सी ए वो ए और सी से हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास ये रिजल्ट बचेगा साइन सी अपॉन साइन, साइन सी अपॉन सी, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, और इसको हम इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं, और यही कहलाता है लॉ ऑफ साइंस। साइन ए डिवाइड बाई ए बराबर होगा साइन बी डिवाइड बाई बी और साइन सी डिवाइड बाई सी। क्वेश्चन नंबर 24, दो वेक्टर्स हैं R1 और R2, ठीक है, जो बोथ लाई कर रहे हैं एक्स और वाई प्लेन में, एंगल बन रहा है θ1 और θ2 रिस्पेक्टिवली, यानी कि R1 का एंगल θ1 और R2 का एंगल θ2, काउंटर क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। तो हमें वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है, जबकि R1 का मैग्नीट्यूड पहले पार्ट में 4 सेंटीमीटर है और उसका एंगल 30 डिग्रीज है, और R2 की लेंथ 3 सेंटीमीटर है और एंगल है 90 डिग्रीज। तो देख लो, डायग्राम सी बना ली हमने। ये नज़र आ रहा है R1 जो कि कितने डिग्रीज पर है, 30 डिग्रीज पर, अप्रॉक्सीमेटली ये 30 डिग्रीज हो गया। इसी तरीके से जो R2 है वो 90 डिग्री पर है, तो वो हमने 90 डिग्री पर बनाया हुआ है। तो दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, जो बड़ी इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर हम माइनस कर दें बड़े वाले एंगल में से छोटे वाले एंगल को, यानी कि अगर हम माइनस कर दें θ2 90 में से 30 को, तो इन दोनों के दरमियान का एंगल आ जाएगा ये वाला एंगल, वो होगा 60 डिग्रीज। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक R1 क्रॉस R2 बराबर आएगा R1 R2 साइन थीटा यूनिट वेक्टर n, और क्योंकि दोनों एक्स वाई प्लेन में है तो यूनिट वेक्टर जिसमें आंसर आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर आता है क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर, तो k आएगा। साइन 60 पुट करा, R1 4 R2 3, तो साइन 60 होता है √3/2 के बराबर, तो हम कैंसिल करा देंगे, 2 1 2 2 6 12, तो यहाँ पे आ गया 6 √3 और यूनिट वेक्टर k सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बाकी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 24 के वो भी इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। याद रखना है बड़े एंगल में से छोटे एंगल को माइनस कराना है। तो ये वो न्यूमेरिकल थे जिनका ताल्लुक था क्रॉस प्रोडक्ट से। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होता रहेगा। और जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आएँ, उन्हें आप मुझसे पूछ सकते हो, शेयर कर सकते हो, इंशाल्लाह उनको रिप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।